Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने करे थे चैप्टर के बीच के क्वेश्चन, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमने एनसीईआरटी के करे थे। नाउ जो हमारे फाइनल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या करना है आपको, लाइक और शेयर, ठीक है। फिर कितनी बढ़िया सी चीज़ है, बढ़िया प्यारी सी चीज़ है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स, है ना। मैं वेट करूंगी आप लोग के आंसर टिक करने को, डायरेक्टली मैं आंसर रिवील करूंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, नाउ ये आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर तो हम देखेंगे। तो पहले लाइक शेयर कर दो और जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, ट्रू है फॉल्स है, क्या आने वाला है, ठीक है। चलो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन फर्स्ट या ए, हरिसेना कंपोज द प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। जो हरिसेना थे उन्होंने प्रशस्ति कंपोज करी थी, मतलब तारीफ में, किसकी तारीफ में, क्या गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की तारीफ में इन्होंने जो है प्रशस्ति कंपोज की थी हरिसेना ने। बताइए ट्रू है या फॉल्स। बी, द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। जो रूलर्स थे आर्यव्रत के, वो समुद्रगुप्त के ट्रिब्यूट लेकर आते थे, सही है क्या या गलत है। सी, देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। दक्षिण पथ में 12 रूलर थे। अच्छा, देखते हैं। तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्त रूलर। गुप्त रूलर के कंट्रोल की हम बात करें तो इनके लिए, इनका जब जो टेरिटरी थी उसमें तक्षशिला और मदुरई एक इंपॉर्टेंट सेंटर थी, मतलब ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थी, ये सिटीज, सही है। एहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। क्या एहोल पल्लवास की कैपिटल थी। एफ, लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। लोकल असेंबलीज जो थी, मतलब काफ़ी सेंचुरीज तक, सदियों तक भाई चलती रही, साउथ इंडिया में फंक्शन करती रही। अब बता दीजिए ए बी सी डी ई एफ में फॉल्स ट्रू क्या होगा। ये मैंने ऐसे ही बोला है ना, ये सुन के मत लगा लेना कि हाँ फॉल्स ट्रू में हमने सही आंसर बता दिया। मैंने तो ऐसे ही बोला कि क्या है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। टाइम लीजिए, बिल्कुल वक्त लेके आंसर टिक कीजिए, जल्दी से कॉमेंट करो, बताओ फटाफट से, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, मतलब हमारे पास यहाँ तक के हैं। अब हरिसेना ने कंपोज करी थी प्रशस्ति गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के लिए, जल्दी बताओ किसके लिए की थी। बहुत तारीफ की थी यार उनकी, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि ये थे, कोई और ही थे, वो तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे, ये तो नहीं थे, है ना। ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त थे। अब बाकी जल्दी ट्राई करो। बी, द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। आर्यव्रत के जो रूलर थे, क्या वो समुद्रगुप्त के ट्रिब्यूट लेकर आते थे, बताओ। जो आ रहा है ना इसमें, वो टिक लगाओ जल्दी जल्दी से, फिर डायरेक्टली आंसर रिवील करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छा, ये तो याद होगा कि पल्लवास की कैपिटल एहोल थी। एहोल थी या कांचीपुरम थी, कौन सी थी। सही है, एहोल सही है कि कांचीपुरम थी। और दक्षिण पथ में 12 रूलर थे या 9 रूलर थे, या सही है 12 ही थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैम, बहुत सारी चीज़ें, इतना सारा कैसे याद रखेंगे। अलग अलग राइटर के नेम, अलग अलग राजाओं के, उनकी कैपिटल, मतलब कितना याद रखें। सही बात है ना। अभी तो MCQs जब आगे आएंगे तो उसमें तो इतनी वैरायटी होगी, फिर क्या करोगे। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। ये सारे हमारे आंसर हैं, ये हमारे आंसर है। अब बताओ कि इसमें कौन सा आपका सही था। देखो, जो रूलर थे आर्यव्रत के, वो ट्रिब्यूट लेकर नहीं आते थे समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। जी हाँ, सही बात है, 12 रूलर थे। तक्षशिला और मदुरई इंपॉर्टेंट सेंटर गुप्त रूलर्स के नहीं थे, है ना, बिल्कुल नहीं। एहोल जो कैपिटल थी पल्लवास की, नहीं, एहोल नहीं थी, अब भी मैंने बताया। लोकल असेंबलीज जो थी बहुत सेंचुरीज तक साउथ इंडिया में चलती रही, हमने डिस्कस किया था, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये है आपके आंसर्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो,
क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में 3 ऑथर्स का नाम बताओ जिन्होंने लिखा था, है ना, हर्षवर्धन के बारे में जिन्होंने लिखा था, ऐसे 3 ऑथर्स के नाम बताने हैं हमें। किस किसने लिखा था हर्षवर्धन के बारे में, जल्दी बताओ। हमने देखा था ना, इसमें मीनिंग भी बताया था पोएम में, हर्ष मतलब हैप्पीनेस, लेकिन जब हार गए थे तो हैप्पीनेस नहीं थी अब इतनी। हारने के बाद कौन राजा खुश रहता है, सही बात है। जल्दी बताओ कौन से ऑथर्स ने लिखा था हर्षवर्धन के बारे में। श्वानज़ैंग भी थे क्या, फायसेन जिनको हम बोल रहे थे, भाना भट्ट, रवि कीर्ति। चलो देखते हैं हमारा आंसर। द 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन वर श्वानज़ैंग, भाना भट्ट, रवि कीर्ति। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम, है ना, क्या चेंजेस अब आपको मिलते हैं, है ना, इस टाइम पे जो आर्मी है उसके लिए क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जल्दी बताओ। पहले जैसा था चीज़ें अभी भी वैसे ही हैं क्या, कि अभी मतलब बिल्कुल बदल गई हैं, बहुत अलग हो गया है कुछ। द चेंजेस मेड इन द आर्मी एट दिस टाइम आर, किंग्स ऑफ दिस टाइम हैड अ लार्ज एंड वेल मेंटेन आर्मी। जो इस टाइम के जो राजा थे, है ना, हम जो देख रहे थे, जो टाइमलाइन हमारा चल रहा है जिसमें पढ़ रहे हैं हम इस सेंचुरी में राजाओं के बारे में, तो अब क्या रहती थी, इनके पास बड़ी बड़ी आर्मी, और वो भी वेल मेंटेन आर्मी, है ना, प्रॉपर आर्मी मेंटेन रहती थी, है ना, इनके पास घोड़े, है ना, घुड़सवार, हाथी वगैरह सब, बिल्कुल फुट सोल्जर, पैदल चलने वाली सेना भी रहती थी। Except this regular army, there were some military leaders who provided kings with troops whenever they required. These military leaders were not paid salaries. अब एक्सेप्ट कि ये जो रेगुलर आर्मी थी, रेगुलर बेसिस पे, ऐसा कुछ आर्मी लोग रखते नहीं थे, है ना, जब ज़रूरत लगती थी तो जो मिलिट्री लीडर है क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे इनको, है ना, आर्मी। जैसे राजा को ज़रूरत है, कोई युद्ध होना है, कोई बड़ा वॉर होना है, तो ये जो मिलिट्री के लीडर है वो इनको सेना प्रोवाइड करते थे। और इनकी जो सैलरीज थी, हमने देखा था ऐसे कुछ रेगुलर सैलरी इनको नहीं मिलती थी, इसके बदले इनको लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, है ना, और फिर इस लैंड रेवेन्यू से ये लोग क्या करते थे, खर्चा पानी चलाते थे, सोल्जर्स मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, ये सब होता था। These army leaders were not paid salaries. इनको ऐसे सैलरीज नहीं मिलती थी। They collected revenues from the land granted by the king and used collected revenue for maintaining good army. ये लैंड जो है इनको आर्मी राजा हैं ग्रांट करते थे, दान में दे देते थे कि भाई ठीक है ये आपकी ज़मीन है, अब आप इससे रेवेन्यू अर्न करो। जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उससे क्या करते थे लोग, आर्मी को मेंटेन करते थे, आर्मी का खर्चा जो भी मेंटेनेंस लगता होगा। Thus, during wars, the military leaders who provided army to kings were known as Samant. This system became an important part of the army at that period. अब ऐसे ही वॉर के टाइम में जो मिलिट्री लीडर्स ना, जो राजा को जो ट्रूप्स प्रोवाइड कराते थे, सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे, इनको हम क्या कहते थे, सामंत कहते थे। ये लोग कौन थे, सामंत लोग होते थे, है ना, मतलब इनकी अच्छी खासी पोजीशन, इनका नाम था, बहुत पावरफुल लोग होते थे, लेकिन किसके अंडर थे, किसको हेल्प प्रोवाइड करते थे, राजा को हेल्प प्रोवाइड करते थे। दिस सिस्टम बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी एट दैट पीरियड। उस टाइम पे, उस ज़माने में आर्मी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था कि राजा लोग क्या करते थे, सामंत लोगों से हेल्प लेते थे। बाद में सामंत क्या बन गए, जो आप 7th क्लास में पढ़ोगे ना, तो बाद में सामंत महासामंत बन गए, मतलब पावरफुल बन गए, है ना, अच्छा जो है इनके पास पैसा वैसे इकट्ठा हो गया, वेल्थ जनरेट कर ली, पावरफुल बन गए, फिर खुद क्या बना लिया इन्होंने, ये लोग अब अपना सेपरेट, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लग गए थे। जैसे आप जो राष्ट्रकूटा को, दंतीदुर्ग वगैरह का देखोगे ना, पर वो आप 7th में पढ़ोगे, अभी नहीं, अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं, कंफ्यूज मत होना। कौन है लोग, जो मिलिट्री लीडर्स जो हेल्प प्रोवाइड करते थे राजा को, सामंत लोग। क्लियर, चलो। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे इस पीरियड में, वो हमें बताने हैं, है ना। चलो, अरेंजमेंट्स जो भी जैसे कैसे अरेंज करते थे वो सब। The new administrative arrangements during this period were some important administrative posts were now hereditary. ये देखने को मिला था कि जो भी important post रहेगी, है ना, किंगडम की, वो कैसी थी, हेरिडिटरी थी, है ना, मतलब पिताजी का बेटा गद्दी पे बैठेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे करते करते उस पोस्ट पे ऐसे चलाने लग गए। दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीड फादर टू दीज पोस्ट। मतलब इसका मतलब ये था कि जो सन है, जो बेटा है, वो फादर को सक्सीड करेगा, मतलब इस पोस्ट में अब वो बैठेगा फादर के बाद। For example, the poet Harisena was a महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर like his father। जैसे अगर हम देखें हरिसेना का एग्जाम्पल, जो क्या थे, महादंडनायक थे, तो इससे पहले उनके पिताजी महादंडनायक थे, अब पिताजी के बाद बेटा इस गद्दी पे बैठा, तो ऐसे पहले पोस्ट दी जाती थी कि पिताजी के बाद उसका बेटा, ऐसे चलता था।
समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, और कई बार जो एक ही पर्सन है वो काफ़ी सारे पोस्ट या अलग अलग ऑफिसेस को हैंडल करता था। मतलब जैसे बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, जैसे हरिसेना महादंड नायक तो थे ही, साथ में वो क्या थे, कुमार अमात्य भी थे, मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, ठीक है। उसके बाद ये संधि विग्रह का भी थे, मतलब ये वॉर एंड पीस के मिनिस्टर भी थे, मतलब जुडिशियली ऑफिसर तो है ही, साथ में एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी हैं, फिर वॉर एंड पीस के मिनिस्टर भी हैं, यानी 2 से 3 पोस्ट ये हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा चलता था। पोस्ट कैसी थी, हेरिडिटरी थी, और एक ही पर्सन मल्टीपल पोस्ट को हैंडल करता था, ठीक है। चलो, important men like Nagar Shrestri or chief banker or merchant of the city, the Sartwaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of kayast or scribes had a say in local administration. और भी लोग शामिल थे, जैसे हमने ये तो देख लिया कि एक ही पर्सन मल्टीपल पोस्ट हैंडल करता था। और भी इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे कौन हो गए, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी जिनको हम क्या बोलते हैं, चीफ बैंकर और मर्चेंट, है ना। चीफ बैंकर जो डिपॉजिट वगैरह कराते हैं, उस ज़माने के हिसाब से जैसा चलता होगा, व्यापारी जो होंगे, ठीक है, सिटी के। साथ में सर्तवाह कौन, जो मर्चेंट के लीडर रहते थे, मर्चेंट कारवान्स के लीडर रहते थे। फिर प्रथम कुलिका किनको बोलते थे, चीफ क्राफ्ट्समैन। एंड कायस्ट, कायस्ट कौन, स्क्राइब्स, है ना, जो लिखते हैं। हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सब लोग उस अरेंजमेंट में शामिल थे, वो जो नए तरीके से कैसे सेटअप करा था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये सब लोग की पोस्ट थी, ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस ज़माने में, ठीक है। चल, What do you think Arvind would have to do if he was acting as समुद्रगुप्त? हमने स्टार्टिंग में देखा था, बहुत ही स्टार्टिंग में अरविंद बहुत खुश लग रहा था, है ना। क्यों खुश लग रहा था, क्योंकि इसको राजा का रोल मिला था, लेकिन वो थोड़ा सा सोच रहा था कि मुझे वीणा बजाने के लिए, पोएट रिसाइट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्या कोई जो है म्यूजिशियन राजा है ना, ऐसा सोच रहा था ना वो। तो व्हाट वुड डू यू थिंक, क्या आपको लगता है जो अरविंद है वुड हैव टू डू, उसको क्या करना चाहिए था, इफ ही वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अगर वो समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था, वो राजा था, समुद्रगुप्त का रोल प्ले कर रहा था, तो उसको क्या करना चाहिए था। अब समुद्रगुप्त के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कि बड़े ही मल्टी टैलेंटेड डायनेमिक पर्सनैलिटी थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट रखते थे, है ना। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए था। If Arvind was acting as Samudragupta, he would have to do the following things. He had to march solemnly in splendid robes, to twirl his mustache and wield the silver paper wrapped swords with great enthusiasm. मतलब क्या बोल रहे हैं कि उसको ऐसे चलना है, बड़ी आराम से सर उठा के चल रहा है ना, अपनी मूछों को ऐसे ताव दे रहा है ना, मुस्टैच को ऐसे ताव दे रहा है, और तलवार वगैरह साइड में लगी, बड़ी अच्छे शाही से कपड़े पहना है। ही हैड टू सिट ऑन अ रॉयल थ्रोन, उसको क्या बैठना पड़ेगा भाई, जो है रॉयल राज गद्दी पे वो बैठेगा, है ना। उसको वीणा प्ले करनी पड़ेगी और पोइट्री को रिसाइट करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त तो ऐसे ही थे, यही करते थे। अब जिसका जो रोल प्ले कर रहे हो तो उसके जैसा तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। चलो, किसी का रोल दिया है तो वैसा तो आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा। Question 6. Do you think ordinary people would have read and understood the प्रशस्तिस? Give reasons for your answer. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने जो है प्रशस्तिस को कभी समझा होगा, रीड किया होगा, है ना। जो प्रशस्तिस लिखते थे ना राजा की तारीफ में, तो क्या है, ऑर्डिनरी आम जो लोग हैं उन्होंने कभी पढ़ा होगा, रीड करा होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको रीज़न देना है, येस और नो में जो भी आप आंसर करोगे तो उसका रीज़न देना है। चलो, प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ। अब प्रशस्ति क्या, एक संस्कृत वर्ड है पहली बात, तो जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब तारीफ में, है ना, तारीफ में। Hence the Prashastis are composed in praise of contemporary kings. They were written by either royal poets or written by visitors who visited India during this time. Mainly these Prashastis were written in Sanskrit, which was difficult for common men to read and understand. Obviously ये जो प्रशस्तिस थी ज़्यादा करके, कोई पोएट अगर लिख रहा है राजा के दरबार में तो अच्छा, मतलब उसको संस्कृत का नॉलेज रहता था, संस्कृत में लिखेगा, तो आम जनता कहाँ से समझ पाएगी इतनी अच्छी लेवल की, हाई लेवल की संस्कृत। आम जो जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल, वो तो प्रकृत लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग प्रकृत लैंग्वेज समझते थे। देखा नहीं, जब बुद्ध की टीचिंग थी, बुद्ध भगवान की, वो भी प्रकृत लैंग्वेज में देते थे। क्यों, क्योंकि आम जनता वही लैंग्वेज बोलती थी, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो हेंस ये जो प्रशस्तिस थी कंपोज की जाती थी, जो भी उस जमाने में राजा थे उनकी तारीफ में। दे वर रिटन बाय ईदर रॉयल पोएट्स, या तो जो शाही जो कवि हैं वो लिखते थे, या तो जो विजिटर आते थे इंडिया में उस टाइम पे वो लिखते थे। मेनली दीज प्रशस्तिस वर रिटन इन संस्कृत, मेनली अगर देखा जाए तो जो प्रशस्तिस है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। विच वॉज डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन टू रीड एंड अंडरस्टैंड, जो कि कॉमन मैन के लिए लिखना और समझना, मतलब रीड करने और समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी,
है ना, क्लियर। तो हम क्या देंगे इसका आंसर कि भाई हाँ, उनके लिए थोड़ा सा समझना, रीड करना और उसको अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल था इनके लिए। क्यों? क्योंकि मेनली संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, ठीक है। और ऑर्डिनरी पीपल तो किस लैंग्वेज को ज़्यादा करते थे? प्राकृत लैंग्वेज। चलो, क्वेश्चन 7, इफ़ यू हैड टू मेक अ जियोलॉजी फॉर योर सेल्फ, हु आर दी पीपल यू वुड इंक्लूड इन इट? हाउ मैनी जनरेशंस वुड यू लाइक टू शो? मेक अ चार्ट एंड फिल इट। अगर आपको जो है जियोलॉजी बनाने को दी जाए, आपकी, है ना, आपकी जनरेशन के बारे में आपको बताना है कि भाई परदादी है, दादाजी हैं, फिर दादा दादी जी हैं, फिर मम्मी पापा हैं, आप हैं, इस तरीके से। हु आर द पीपल यू वुड इंक्लूड इन इट? कौन से जो लोग होंगे, पीपल होंगे जिनको आप इंक्लूड करोगे? हाउ मैनी जनरेशंस वुड यू लाइक टू शो? कितनी जनरेशन जो है आप दिखाना चाहोगे? मेक अ चार्ट एंड फिल इट। चार्ट बनाइए और उसको फिल कीजिए। चलो, If I had to make a genealogy for myself, then I would like to include the following person in it. ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, भाई मेरे परदादाजी हैं, फिर मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, फिर माय फादर, मेरी मदर, माय अंकल एंड हिज सन्स एंड डॉटर्स, है ना। कौन कौन है? मेरे परदादाजी हैं, फिर मेरे दादाजी, मेरे फादर हैं, मेरी मदर भी हैं, और मेरे अंकल और उनके जो बेटे और बेटियाँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जियोलॉजी। क्लियर? I would like to show only 4 जनरेशन which are as follow. मैं क्या चाहूँगी भाई? 4 ही जनरेशन दिखाना चाहूँगी। कौन सी? पहले जो परदादाजी हैं, फिर दादाजी हैं, फिर मेरे पिताजी हैं, फिर मैं, तो 4 जनरेशन हो गई ना। 1 2 3 4। स्टूडेंट विल मेक अ चार्ट हिमसेल्फ। आपको क्या करना है? आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। ये आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, चार्ट भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना है। इससे समझ में आएगा कि आपको जियोलॉजी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू थिंक वॉर्स अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे? क्या लगता है आपको इस बारे में? ये जो वॉर्स हैं, जो युद्ध वगैरह होते हैं, बैटल होती हैं, वॉर्स की जो हम बात कर रहे हैं, अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे, जो आज के आम इंसान हैं, आम लोग हैं, उनकी लाइफ में अफेक्ट कैसे करते हैं, है ना। आज के टाइम पे जो हम आम इंसान हैं उनके बारे में, उनके अकॉर्डिंग। वॉर्स अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टुडे इन द फॉलोइंग वेज। अब अगर मानो कोई वॉर हो जाए तो हम जैसे आम इंसान लोगों की ज़िंदगी में आज के टाइम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना है। इट डिस्टर्ब्स द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। वॉर होगा, खर्चा लगेगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है, तो क्या होगा? खर्चा लगेगा, इकोनॉमिक क्या होगी? पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन कंट्री की ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ पोवर्टी, भाई भुखमरी आ सकती है, पोवर्टी आ सकती है, ठीक है। इट कॉजेज ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, भाई लोगों की ज़िंदगी, लोगों की प्रॉपर्टी, घर बार सब लुट पिट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वॉर में तो। इट हैम्पर्स द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ द कंट्री, जो भी विकास का काम हो रहा है कंट्री में उसको रोकेगा, है ना, वो हो नहीं पाएगा। युद्ध हो रहा है, वॉर होना कोई आसान बात थोड़ी कि बिल्कुल हल्के में चल गया, बहुत बर्बादी होती, बहुत ज़्यादा। तो जो डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही वो तो क्या ही हो पाएगी, वो रुकावट बनी जाएगा उसमें। इट गिव्स बर्थ टू नंबर ऑफ न्यू डिजीजेस ड्यू टू यूजेस ऑफ केमिकल वेपन्स, अगर हमने केमिकल वेपन यूज़ कर लिए तो बहुत सी डिजीजेस को भाई हो सकती है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में, है ना, जो गिराया था बॉम्ब, तो कितना आज तक भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके रेडिएशन जो आए थे इतने खतरनाक तरीके से कि आज तक मतलब अगर वुमेन प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे तो चलो उसको तो हुआ जो हुआ थोड़ा बहुत असर, उसके बच्चे पेट के अंदर जो बच्चा था उसको भी असर है, वो जैसे उनका भी जैसे जन्म हो गया, है ना, वो भी बड़े बड़े हो गए, तो उन पर भी कुछ ना कुछ कैंसर या ऐसी बीमारी धीरे धीरे देखने को मिलती है, असर है रेडिएशंस का। तो अगर कुछ भी केमिकल वेपन्स यूज़ करें तो डिजीज़ हो सकती है। तो आज के टाइम में भाई हम आम इंसानों के टाइम पे अगर वॉर हो जाए ना तो बहुत बैंड बज जाएगी, ये समझ लो, है ना, हर तरीके से। चलो इसी के साथ हमारे NCERT सॉल्यूशंस एंड होते हैं, ठीक है। अच्छे से आया समझ में? लाइक करा कि नहीं करा अभी तक? फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है भाई? हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, X और व्हाट्सअप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।